Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is food safety surveillance system. हमने जितना भी अब तक भी पढ़ा है पूरे कोर्स में, तो हमने यही बात की है कि जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉय एंड वर्कर, एंड कस्टमर, दे वांट टू इंश्योर द फूड सेफ्टी. तो फूड सेफ्टी में यानी कि डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जाते हैं टू इंश्योर द फूड पे कंटेमिनेट ना करे और जो कंज्यूमर है वो सफ़र ना करे. तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं फूड इंडस्ट्री में कि जो फूड है वो सेफ रहे. तो लाइक कि जो हमने इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं वो जो मेटल से बने हों वो सेफ हो. इसके अलावा जो मटेरियल जिसके बने हों या उस पर स्पिल्स वगैरह ऑर्गेनिक जो भी यानी कि ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट स्पिल्स वगैरह है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग सैनिटाइजिंग वगैरह हो. इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन है उस पर खास तवज्जो दी जाती है. पर्सनल हाइजीन में आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड वॉशिंग, और इसके अलावा जो हाथ साफ करने हैं वो साबुन लोशन वगैरह किससे करने हैं और कितनी देर बाद है. यानी कि अगर बंदा इन प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहा है तो हर 2-3 घंटे बाद उसे लाजमी हाथ साफ करने हैं. तो इसके अलावा अगर वो जब प्रोसेसिंग एरिया छोड़ के जाएगा या वो कोई भी रीज़न हो तो उसने वापसी पे लाजमी हाथों को साफ करना है, सैनिटाइज करना है. तो इसके अलावा और भी डिफरेंट स्टेप्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो फूड है वो सेफ रहे. इसके अलावा ये तो था यानी कि फूड लेआउट के लिहाज से या जो फूड बिल्डिंग है उसके लिहाज से किस तरह, यानी जब पर्सोनल के लिहाज से. इसके अलावा भी डिफरेंट यानी कि प्रोसीजर होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जो हम वहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि सेवरल टाइप्स ऑफ एक्रीडेशन एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज आर देयर. तो जो इंश्योर करते हैं कि जो फूड है वहाँ प्रिपेयर हो रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है. तो और यही एक बैरियर है जो फूड सेफ्टी है, जो कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें एक बहुत बड़ा बैरियर ये है. क्योंकि जो मसलन के जो हलाल फूड सेक्टर है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, लेकिन जो पाकिस्तान है इसका जो शेयर है उस हलाल फूड सेक्टर में जो गोश्त वगैरह या जो दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उसमें यानी शेयर बहुत ज़्यादा कम है. वो इसी वजह से कम है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा. और जो WTO के यानी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक यानी कि जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं फूड सेफ्टी में तो वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि जो फूड की ऑथेंटिसिटी है वो प्रॉपर नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फूड सेफ्टी? फूड सेफ्टी इज मेकिंग ए फूड सेफ टू ईट. तो जो फूड सेफ्टी है वो ये है कि जो हम खुराक खा रहे हैं वो यानी कि उसे सेफ बनाया जाए एंड फ्री ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. और जो एजेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स जो यानी कि फूड इन्फेक्शन काज कर सकते हैं या फूडबोर्न इलनेस काज कर सकते हैं, तो उससे जो वो फ्री हो. क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर द चीफ स्पॉइलेज एजेंट्स ऑफ द फूड. तो जो इंश्योर यही करना है फूड सेफ्टी में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे रिमूव किया जा सके और जो फूड है वो सेफ हो. तो जो फूड सेफ्टी है उसमें टू मैनी इन्फेक्टिव एजेंट्स तो उसमें नहीं होने चाहिए. इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होने चाहिए. इसके अलावा फॉरेन ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए. इन्फेक्टियस एजेंट्स में जो डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आ जाते हैं. और जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं जो कि ऐड हो सकते हैं, लाइक पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो मशीनरी की ग्रीस वगैरह है वो भी ऐड हो सकती है. इसके अलावा कोई गलती से डिटर्जेंट वगैरह या जो सैनिटाइजर हैं वो भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गलती से या मिस्टेकली जो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गिर सकती हैं इन द प्रोडक्शन एरिया. तो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स में और डिफरेंट टाइप्स के मसलन जो वीड सीड्स वगैरह आ जाते हैं. और इसके अलावा
डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज जो हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट है, व्हाट इज फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी है, फूड क्वालिटी इज मेकिंग ए फूड डिजायरेबल टू ईट with regards to good taste, color, texture. Bad quality can be judged by, तो यानी कि जो डिफरेंट पैरामीटर है उसके लिहाज से यानी कि हम चेक करते हैं कि फूड क्वालिटी क्या है। फूड क्वालिटी इज मेकिंग ए फूड डिजायरेबल टू ईट विद रिगार्ड्स टू गुड टेस्ट, यानी जो गुड टेस्ट की हो, और जो उसकी कलर है वो, यानी कलर जो है वो फर्स्ट पैरामीटर होता है टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, और इट इज द अपीलिंग पावर ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो इसके अलावा टेक्सचर जो है वो भी डिपेंड करता है कि यानी कि कैसा है। तो जो बैड फूड क्वालिटी है वो कैसे जज कर सकते हैं, जो बैड फूड क्वालिटी है वो बैड कलर से जज हो सकती है, यानी कि जो उसके अपीलिंग कलर ना हो, यानी कि कलर डल से हो जो कस्टमर को अपील ना करे या अट्रैक्ट ना करेंगे ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। इसके अलावा रॉन्ग टेक्सचर है, वो भी यानी कि अपील करता है कि ये फूड गुड नहीं है। इसके अलावा जो स्मेल्स है, यानी कि जो उसकी खुशबू वगैरह आती है वो भी यानी कि बैड स्मेल हो। इसके अलावा जो टेम्परेचर वगैरह यानी उसकी जो स्टोरेज कंडीशन वगैरह हैं वो इम्प्रॉपर हों। तो ये था फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। नेक्स्ट है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ द फूड हैजर्ड्स, कि कौन कौन से टाइप्स के फूड हैजर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं विद इन द फूड। तो ये फूड की क्वालिटी को डैमेज करते हैं या फूड की सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 इसमें है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, नंबर 2 है केमिकल हैजर्ड्स, और नंबर 3 है फिजिकल हैजर्ड्स। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स, और केमिकल हैजर्ड्स में आ जाते हैं हैवी मेटल्स, नेचुरल टॉक्सिन्स, सैनिटाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, और फिजिकल में आ जाते हैं बोन, रॉक्स, मेटल्स वगैरह। तो जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं ये तो पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को स्पॉइल करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं उसमें हैवी मेटल्स आ जाती हैं, नेचुरल नेचुरल टॉक्सिन्स, यानी कि कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिसमें नेचुरली तौर पे यानी कि टॉक्सिन मौजूद होते हैं, यानी कि हैं वो फायदेमंद है, यानी हम उसे प्रॉपरली खाते हैं, पर अगर उसे एक्सेस में खाएंगे तो उसमें जो कंपाउंड्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स के मौजूद होंगे तो वो नुकसानदेह होंगे, लाइक कैबेज। तो इस तरह यानी कि कैब यानी और भी डिफरेंट फूड्स की टाइप्स हैं जिसमें यानी कि डिफरेंट टॉक्सिन्स नेचुरली प्रेजेंट हो सकते हैं। और फिजिकली जो हड्डियां वगैरह हैं और जो मट्टी चट्टानों या जो ये पत्थर वगैरह हैं, और इसके अलावा जो मेटल्स के पार्ट्स वगैरह होते हैं ये उसमें शामिल हो सकते हैं विद इन द फूड। तो जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं उसमें क्या चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मीट एंड पोल्ट्री, साल्मोनेला बैक्टीरिया usually contaminate the foods like poultry and eggs। तो इसके अलावा ट्राइकीलमिया स्पेरेलिस पैरासाइट्स होते हैं, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे मौजूद होते हैं वो इक्विलाई बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरा पैरासाइट्स होते हैं जो रास्पबेरी वगैरह में होते हैं। जो इक्विलाई बैक्टीरिया होता है ये एप्पल जूसेस वगैरह में होता है। और हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है ये स्ट्रॉबेरीज वगैरह के ऊपर मौजूद होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं विद इन द फूड। तो कौन कौन से हैं, जो मीट एंड पोल्ट्री में जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया है पोल्ट्री और एग्स में, और ट्राइकोलीमिया स्पाइरलिस पैरासाइट्स होता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में है वो इक्विलाई बैक्टीरिया है जो एप्पल जूस वगैरह में होता है, और साइक्लोस्पोरा पैरासाइट्स होता है जो रास्पबेरीज वगैरह में होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए वायरस होता है जो कि स्ट्रॉबेरीज वगैरह में होता है। तो हाउ कैन यू प्रिवेंट बायोलॉजिकल हैजर्ड टू फूड। तो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होल्डिंग एट लो टेम्परेचर, यानी कि अगर लो टेम्परेचर पे उसे स्टोर वगैरह कर लेंगे या उसकी प्रोसेसिंग लो स्टोरेज टेम्परेचर पे करेंगे तो उससे जो बायोलॉजिकल माइक्रोबियल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो जो होल्डिंग एट लो टेम्परेचर है लेस देन 40 फ़ारेनहाइट, यानी इतने टेम्परेचर पे उसे हमने प्रोसेस करना है। इसके अलावा जो कूलिंग है वो क्विकली फ्रॉम 140 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कुकिंग हैव्स टू किल माइक्रोब्स। तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है कुकिंग, तो उसमें वो जो 73 डिग्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
किल करने के लिए वो पोल्ट्री एंड एग्स है, तो जो 68 डिग्री है फॉर ग्राउंड बीफ है, और जो 71 डिग्री सेल्सियस है वो फॉर पोर्क है। तो नेक्स्ट है केमिकल हैजर्ड्स इन द फूड। तो जो केमिकल हैजर्ड्स हैं वो केमिकल हैजर्ड्स हैं ए टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट इज प्रोड्यूस नेचुरली, एडिड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल हैजर्ड्स हैं वो भी खुराक में मौजूद हो सकते हैं। तो इसे या तो इंटेंशनली भी ऐड किया जा सकता है या नॉन इंटेंशनली, यानी कि मिस्टेकली भी ऐड हो सकते हैं। और जो मसलन अडल्ट्रेशन वगैरह में हम चीज़ें वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं वो सेफ नहीं होते, और जो खुराक की जो लोअर क्वालिटी है उसे मास्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो नेचुरली अक्रिंग टॉक्सिन उसमें आ जाते हैं नेचुरली अक्रिंग में आ जाता है नेचुरल टॉक्सिन्स, जो कि एफ्लाटॉक्सिन या मेरीन टॉक्सिन वगैरह मौजूद होते हैं इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जो एडिड इंटेंशनली होते हैं यानी हम खुद ये यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव भी हो सकते हैं। और जो नॉन इंटेंशनली ऐड करते हैं वो क्लीनिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं और पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी हो सकते हैं। यानी कि क्लीनिंग एजेंट्स भी यानी कि खुराक में शामिल हो सकते हैं अगर प्रॉपर रिंजिंग वगैरह नहीं की गई। तो इसके अलावा जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज यानी कि खुराक की जो रॉ मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी हो सकते हैं और हैवी मेटल रेजिड्यूज भी हो सकते हैं जो कि नुकसानदेह हैं। तो इसके अलावा जो फिजिकल हैजर्ड्स इन फूड हैं वो हैं फिजिकल हैजर्ड a hard foreign object that can cause illness or injury inherent to the food or the ingredient। इसमें आ जाता है बोन फ्रेगमेंट आ जाती है, फीदर्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा कंटेमिनेट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग स्टोन्स, रॉक्स, डर्ट और फिंगर नेल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज फूड बोर्न इलनेस। तो फूड बोर्न इलनेस आर काज बाय द एजेंट्स दैट एंटर द बॉडी थ्रू द इंजेक्शन ऑफ फूड। तो जो फूड बोर्न इलनेस होती है वो ये नहीं होती कि जो बैक्टीरिया बाहर ही मल्टीप्लाई करके तो खुराक में शामिल हो गए। फूड बोर्न इलनेस आर काज बाय द एजेंट्स दैट एंटर द बॉडी थ्रू द इंजेक्शन ऑफ फूड। जब हम खुराक खाते हैं तो उससे खुराक जो बैक्टीरियाज हैं वो बॉडी के अंदर चला जाते हैं। एवरी पर्सन इज एट द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस। जो हर कोई बंदा है यानी कि मर्द है, औरत है, बच्चा है, जो वट एवर जेंडर एंड द एज, तो वो हर कोई उसका शिकार हो सकता है। एवरी पर्सन इज एट द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस यानी फूड पॉइजनिंग वगैरह। तो नॉन लॉन्ग टर्म हेल्थ थ्रेट टू द एवरेज पर्सन। तो जो यानी एवरेज पर्सन होते हैं यानी कि जो 35-40 यानी 30 से 40 के दरमियान के होते हैं तो उन्हें इतना यानी थ्रेट नहीं होता। मे बी द सीरियस फॉर वेरी यंग वेरी ओल्ड पीपल विद लॉन्ग टर्म इलनेस। तो जो बच्चे वगैरह होते हैं वो यानी कि इसकी सिम्टम इसमें विक्टिम बन जाते हैं। इसके अलावा जो बूढ़े होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता तो वो इसका शिकार हो जाते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म इलनेस होती है। रिएक्शन में occur in a few hours or up to several days after exposure। तो जो रिएक्शन इसके जो इसके सिम्टम्स वगैरह क्रिएट होती हैं वो विद इन फ्यू आवर्स भी क्रिएट हो सकती हैं और विद इन अब जो रह सकती हैं अप टू सेवरल डेज। तो सिम्टम्स जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। नंबर 1 है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नंबर 2 है हेडेक, नंबर 3 है वॉमिटिंग, नंबर 4 है डायरिया, मे बी ब्लडी, फीवर, इवन डेथ। तो जो फूड बोर्न इलनेस है ये पॉइजनिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है वाई डेवलपिंग कंट्रीज लैगिंग बिहाइंड। तो यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है लाइक पाकिस्तान, तो ये क्यों ये फूड स्टैंडर्ड्स के लिहाज से ये पीछे हैं। तो इसमें देखते हैं इम्पेडिमेंट्स टू द फूड सेफ्टी रेगुलेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो नंबर 1 है लैक ऑफ फूड एक्ट। तो जो फूड के रिलेटेड रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं वो उसकी कमी है। इसके अलावा जो लैक ऑफ फूड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह हैं या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं टू कंट्रोल फूड, तो उनकी कमी है। इसके अलावा लैक ऑफ फैसिलिटीज टू इम्प्लीमेंट फूड कंट्रोल प्रैक्टिस प्रॉपरली। तो जो डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज रिक्वायर होती हैं टू इम्प्लीमेंट फूड कंट्रोल प्रैक्टिस प्रॉपरली, तो वो उसकी भी कमी है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ है, तो यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं या ट्रेंड स्टाफ हैं उसकी कमी है। इसके अलावा जो लैक ऑफ क्वालिफाइड जजेस हैं वो भी कम है। तो वाई डेवलपिंग कंट्रीज लैगिंग बिहाइंड, तो इसमें आ जाता है लिमिटेड फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज
तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि इतनी फाइनेंशियली और जो फिजिकली, यानी कि फिजिकली भी लोग कम है और जो फाइनेंशियल एड चाहिए होती है वो भी कम है। इसके अलावा लो परचेजिंग पावर है, यानी कि वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑन पॉलिटिकल एजेंडा, तो जो भी कहीं कुछ इम्प्लीमेंट होना आता है या कोई नई चीज़ ऐड होनी होती है या कोई और नया रूल या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले पॉलिटिकली उसे अप्रूवल उसकी ज़रूरी है। तो उसके लिए यानी फिर पॉलिटिकल एजेंडे में उसकी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। यानी कि जो पाकिस्तान है ये टोटली पॉलिटिकल यानी कि कंट्री है, तो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो फिर ये इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। इसके अलावा है लैक ऑफ मोटिवेशन, तो सेकंड लास्ट है लो कैपेसिटी है, और नंबर लास्ट है फ्रेगमेंटेड फूड सिस्टम है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स के जो हैं पॉइंट्स जो कि हमें चाहिए। फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट के कैपेसिटी स्ट्रेंथिंग नीड्स फॉर पॉलिसी मेकर्स, नंबर 2 एनालिस्ट, नंबर 3 साइंटिस्ट, नंबर 4 इंस्पेक्टर्स, नंबर 5 प्रोसेसर्स, नंबर 6 प्रोड्यूसर्स, नंबर 7 एक्सपोर्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट जो है वो हम आज का टॉपिक जो हमारा है वो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम, के फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन से जो हैं स्टैंडर्ड्स हैं या प्रोसीजर्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं टू इंश्योर द फूड सेफ्टी, टू मीट द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं आ जाते हैं इसमें। नंबर 1 है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नंबर 2 है जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, नंबर 3 है हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, और नंबर 4 है हलाल एफएमएस आईएसओ 22,000 2005, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आईएसओ 2005 है। इसके अलावा हलाल फूड सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा भी यानी कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, लाइक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मसलन के खुराक की प्रोसेसिंग से पहले ही यानी कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो हम रॉ मटेरियल हमें मिल सके वो गुड क्वालिटी का हो। लाइक जो हमने सीड्स वगैरह यूज़ करने हैं इन फार्म एरियाज, तो वो जो सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। इसके अलावा जो पानी की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो स्प्रेज हैं वो या तो ना करें, या फिर जो करनी है अच्छी कंपनी की करें, लोकल कंपनीज की ना करें जो हाईली इफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसके अलावा भी जो डिफरेंट हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज होती हैं, क्योंकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। 30 to 40% इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जो सीरियल्स में होते हैं वो 20% होते हैं। तो फिर इनको ओवरकम करने के लिए गुड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, प्रॉपर पैकेजिंग, इसके अलावा प्रॉपर कूलिंग, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द फॉर्म्स। तो फूड सेफ्टी इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ सैग, न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड टू द मासेस। तो जो फूड सेफ्टी होती है ये इंश्योर करती है कि जो खुराक हम यूज़ कर रहे हैं या लोगों को मिल रही है वो न्यूट्रिशियस है, और इसके अलावा होलसम है। होलसम मीन यानी कि फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो फूड सेफ्टी इज इट इज़ द डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ सेफ, न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड टू द मासेस। So it provides the assurance that food will not cause any hazard to the consumer when it is prepared or eaten according to its intended use. तो ये भी इंश्योर करती है कि जो हम खुराक यूज़ कर रहे हैं ये किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी कस्टमर को, कंज्यूमर को। और जब इसे हम यूज़ करेंगे यानी कि सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकती है, और जो दूसरी रेडी टू ईट सर्व, क्योंकि जो डिफरेंट एरियाज हैं वो डिपेंड करता है कि यानी कि अब हर बंदे के पास तो इतना टाइम नहीं है कि जो मसलन जॉब वाले हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली बेस पे अपना खाना वगैरह बाजार से यानी कि रॉ मटेरियल लें और जो खाना वगैरह बनाएं। तो ये रेडी टू सर्व फूड
या कन्वीनियंट फूड्स है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस तरह के लोगों के लिए कि वो 10-15 मिनट में अपना खुराक बनाएं और खा लें। तो जो इसके अलावा जो है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड यूज, द बेसिक एम ऑफ द एनी फूड सेफ्टी सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम पॉसिबल कंटेमिनेशन एंड स्पेशली द कंज्यूमर फ्रॉम टॉक्सिसिटी डिजीजेज और द अलाइनमेंट्स caused due to the intake of unsafe food। तो जो बेसिक एम जो है वो फूड सेफ्टी सिस्टम का, किसी भी यानी कि फूड सेफ्टी सिस्टम का ये है कि जो फूड है उसे हम कंटेमिनेशन से बचाएं, और इसके अलावा जो स्पेशली द कंज्यूमर जो यानी कि अगर खुराक कंटेमिनेटेड होगी तो जो कंज्यूमर जो उसे खुराक को खाएगा तो फिर वो उसमें उनके विद इन द कंज्यूमर तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। टॉक्सिसिटी टू किस्म की हो सकती है, एक एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है और एक क्रोनिक होती है। जो एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है उसके इतने लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते, जो क्रोनिक होती है उसके लॉन्ग टर्म होते हैं। तो इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज या अलाइनमेंट्स वगैरह भी प्रोड्यूस हो सकती हैं ड्यू टू द इनटेक ऑफ अनसेफ फूड। यानी कि जिस तरह हमने अभी पढ़ा है कि फूड बोर्न इलनेस के यानी कि जो लास्ट से सिम्टम थी, यानी एक तो क्रैम्पिंग बेली और डायरिया वगैरह और इस तरह की यानी डिफरेंट चीज़ें थी। इसके अलावा अगर उस पर प्रॉपर केयर या तवज्जो नहीं की जाएगी तो फिर इवन की डेथ हो जाएगी बंदे की। नेक्स्ट है कीपिंग कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेफ विल हेल्प। Keeping customers and employees safe will help to make the industry a better location to work in and a place where customers willingly returns। तो जो फूड सेफ्टी के लिहाज से वो यही चीज़ें माइंड में रखनी है कि कीपिंग कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेफ। तो जो खुराक वो एम्प्लॉय कस्टमर यूज़ करेगा, क्योंकि कस्टमर्स की दो ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर वन होती है कि जो उसे खुराक मिल रही है वो सेफ हो, और नंबर टू जो उसकी प्राइस है वो रिलेटिवली लो हो। पर ये रिलेटिवली लो का मतलब ये नहीं है कि वो सेफ्टी पे समझौता कर लेगा। और जो एम्प्लॉयज़ है उसकी सेफ्टी भी विद इन द फूड इंडस्ट्री वो अहम है, क्योंकि वर्कर ठीक से काम करेगा तो जो फूड है वो सिक्योर होगी, सेफ होगी, प्रोड्यूस होगी। विल हेल्प टू मेक द इंडस्ट्री ए बेटर लोकेशन टू वर्क इन। तो जो कस्टमर हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दोनों अगर सेफ रहेंगे तो जो इंडस्ट्री है वो रन करेगी एंड अ प्लेस वेयर कस्टमर विल विलिंगली रिटर्न। तो जो कस्टमर्स हैं तो फिर यानी कि अगर हम चीज़ परचेज करते हैं तो ये चीज़ हमें फ़ायदा देती है या हमें अच्छी लगती है तो फिर तो यानी कि बंदा चीज़ को बार बार परचेज करता होगा। इंडस्ट्री की भी पॉलिसी भी यही होती है, क्योंकि जो मिलियंस टन यूनिट्स फूड प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी, उनकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होगी, तो फिर कस्टमर वो दोबारा वो चीज़ परचेज नहीं करेगा, किसी और कंपनी की चीज़ को प्रेफर करेगा। According to Food and Agriculture Organization or World Health Organization, food control system is the mandatory regulatory activity of enforcement by national and local authorities to provide customer protection and ensure that all food during production, handling, storage, processing, and distribution are safe, wholesome, and are fit for human consumption, conform to the safety and quality requirements, and are honestly and accurately labeled as prescribed by law। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक जो फूड कंट्रोल सिस्टम है ये मैंडेटरी रेगुलेटरी एक्टिविटी है टू इन्फोर्स द नेशनल एंड लोकल अथॉरिटीज जो विद इन द कंट्री जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द फूड सेफ्टी। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो काम कर रही हैं। तो नंबर वन यही है कि जो प्रोवाइड protect the consumer and ensure that all food during production, handling, storage, processing and distribution are safe, wholesome and fit for human consumption। तो ये different steps जो हो रहे हैं, जो भी खुराक की रॉ मटेरियल की या फाइनल प्रोडक्ट की हैंडलिंग हो सकती है या प्रोडक्शन हो सकती है, प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज वगैरह, वो सारी चीज़ें मिल मिला के ये होंगे जो खुराक है वो सेफ है, होलसम है और फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो कंफर्म टू द सेफ्टी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। तो जो डिफरेंट है इसकी जो सेफ्टी और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो फुलफिल कर रही हैं। इसके अलावा जो इसकी जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो लेबल होता है उस पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन वगैरह
यानी मौजूद होती हैं कि ये मसलन लाइक शुगर फ्री है। इसके अलावा अगर यानी कि शुगर कंटेंट है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो लिख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ें हैं इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखी जाती है, लॉट नंबर लिखा जाता है ताकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या उसकी ट्रेसेबिलिटी है उसे इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा और भी यानी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मेंशन की जाती हैं लेबलिंग पे। तो जो लेबलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर सेवरल क्वालिटी सिस्टम इन वर्क टू द अचीव द टारगेट सेट बाय द FAO WHO। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वालिटी सिस्टम है वो टू अचीव द फूड सेफ्टी वो सेट किए जाते हैं। दीज इंक्लूड द total quality management, number 2 good manufacturing practices, number 3 hazard analysis and critical control points, or and food safety management system, FSMS, ISO 22000 2005, and halal food certifications। क्योंकि ये डिफरेंट जो अभी मैंने स्टेप्स बोले हैं इसके अलावा और भी चीज़ें यानी इसमें ऐड हो सकती हैं। जैसे कि मैंने वो स्टार्ट में बोला था कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी इसमें ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा गुड लैब प्रैक्टिसेस हैं वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं कि वो भी इंश्योर करती हैं फूड सेफ्टी। इसके अलावा वर्क हैजर्डस इंफॉर्मेशन मटेरियल सिस्टम होता है, विम्स होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है, वो भी इसमें ऐड हो सकता है। और इसके अलावा डिफरेंट यानी कि क्वालिटी सिस्टम है या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो कि इंक्लूड हो सकते हैं। तो for ethnic foods, a number of certification systems have emerged, among which kosher and halal food certification deal with the consumed by Jews and Muslim respectively। तो इसके अलावा जो ये तो हैं जो क्वालिटी सिस्टम है, इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के जो सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं मर्ज हुए हैं, तो उसमें जो है वो मांग विद कोशर एंड हलाल फूड सर्टिफिकेशन। तो जो कोशर है जो हलाल फूड सर्टिफिकेशन है, तो ये किन किन लोगों के लिए है? जो कोशर है वो ज्यूज के लिए है और जो हलाल फूड सर्टिफिकेशन है वो मुस्लिम्स के लिए है। तो मसलन जो ये इसलिए कोशर या उसका जो कोशर और हलाल का जो बताया है वो इसलिए है कि जो कोशर और हलाल की है उसमें जो कुछ स्टेप्स हैं वो जो कॉमन है, तो वो किसी और मौके पे देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स यानी कि कोशर और हलाल में। ज्यूज जो होते हैं वो यहूदी होते हैं, यहूदी जो यानी खुराक यूज करते हैं या जो वो जो मीट की क्वालिटी के लिए जो मेथड अपनाते हैं उसे कोशर कहते हैं, और जो मुस्लिम है वो हलाल है। The primary mandate of these all these system is to provide the consumer with food which is safe and according to his desires। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो खुराक हम यूज़ करें तो वो कंज्यूमर सेफ्टी इंश्योर करे और उसकी जो डिज़ायर्ड है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उन्हें इंश्योर करे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ द फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम। तो इसमें हमने आज पढ़ा है व्हाट इज द फूड सेफ्टी, व्हाट इज फूड क्वालिटी, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स प्रेजेंट विद इन द फूड सिस्टम, एंड व्हाट इज अ फूडबोर्न इलनेस, एंड व्हाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज लैगिंग बिहाइंड। और इसके एंड पे हमने जो पढ़ा है वो व्हाट इज फूड सर्विलेंस सिस्टम। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए थोड़ा सा बोल देता हूँ कि क्या ये हमने पढ़ा है। Number 1 the food safety is making a food safe as to eat and free of diseases causing agents, too many infectious agents, toxic chemicals, foreign objects। जो फूड क्वालिटी है, फूड क्वालिटी इज मेकिंग ए फूड डिजायरेबल टू ईट विद रिगार्ड्स टू गुड टेस्ट, कलर एंड टेक्सचर। और 3 टाइप्स के जो हैजर्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं विद इन द फूड। तो नंबर 1 है बायोलॉजिकल हैजर्ड, नंबर 2 है केमिकल हैजर्ड, और नंबर 3 है सैनिटाइजर। जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, और जो केमिकल हैजर्ड्स हैं उसमें हैवी मेटल्स भी आ जाती हैं और नेचुरल टॉक्सिन वगैरह और सैनिटाइजर, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज होती आ जाती हैं। इसी कैटेगरी में जो फिजिकल है उसमें बोन्स, रॉक्स और मेटल्स वगैरह आ जाती हैं। और जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं उसमें मीट, पोल्ट्री में साल्मोनेला स्पीशीज वगैरह आ जाती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और ट्राइकीलिया स्पाइरलिसिस वगैरह आ जाते हैं। और उसके अलावा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें इक्विलाई बैक्टीरिया आ जाता है, स्पाइलोस इकोलाई जो है एप्पल जूस में आ जाता है, जो स्पाइलोस
साइक्लोस्पोरस पैरासाइट्स है वो रेस्पिरीज वगैरह में आ जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए वायरस है वो स्ट्रॉबेरीज वगैरह में आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल हैजर्ड्स हैं उसमें नेचुरल टॉक्सिन वगैरह भी हो सकते हैं, और जो एडिड इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली है वो आ जाते हैं। जो फिजिकल हैजर्ड हैं इसमें वो शामिल हो जाते हैं। जो फूड बोर्न इलनेस है वो फूड बोर्न इलनेस आर कॉज्ड बाय द जर्म्स दैट ईटन that enter the body through the ingestion food. Every person is at the risk of foodborne illness. Long-term health threat to the every person may be serious for a very young, very old. People with long-term illness reaction may occur in a few hours or up to several days after exposure. तो symptoms जो इसमें abdominal cramps, vomiting, diarrhea, maybe bloody, fever, death. तो जो why are developing countries lagging behind? Limited financial and physical resources, low purchasing power, importance, political agenda, lack of motivation, low capacity, fragmented food system. तो ये जो different जो steps थे वो हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो, इशू होगा तो वो इंडिविजुअली पर्सन मुझसे कांटेक्ट कर ले। तो जो लेट लोग हैं वो यानी कि कोशिश किया करें, मसलन क्योंकि अटेंडेंस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, मसलन 15 मिनट बाद भी हो सकती है, 20 मिनट बाद भी। तो इंश्योर किया करें ये लास्ट पे जो जितना लोग ऐड होते हैं तो ये ऐड ना हो नेक्स्ट। स्टे होम, सेफ लाइफ, अल्लाह हाफिज़।